नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। 1 घंटा 35 मिनट के अपने भाषण में आज मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण में 30 मिनट तक सिर्फ मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे पर बोला। आज मोदी इस नारे पर क्यों बोले? मोदी ने ऐसा माहौल तैयार किया जैसे लगा पूरा विपक्ष उनकी जान का दुश्मन है। इसकी पटकथा लोकसभा अध्यक्ष ने दिन के 2 बजे ही तैयार कर ली थी। स्पीकर ओम बिरला ने सदन को बताया कि कल जो कुछ भी हुआ या होने वाला था वो अप्रत्याशित होने वाला था। तो ऐसे में सवाल यह कि मोदी ने बार बार क्यों कहा कि विपक्ष ने कहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कल लोकसभा में क्या अप्रत्याशित होने वाला था? क्या कल के विरोध को बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है? दूसरी स्टोरी आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी। दिल्ली में रहने वाले सावधान, आपके बच्चों पर है हैवान की नजर। दिल्ली में सिर्फ 1 महीने में कहां गायब हो गए 1692 लोग? आखिर दिल्ली कैसे बनती जा रही है लापता गंज? तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत पीएम मोदी के राज्यसभा में आज के संबोधन से करते हैं। आपको सबसे पहले पीएम मोदी का आज का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हर लाइन में कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूं, तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए हैं, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। अब आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का वो बयान सुनाते हैं जिसे सुनकर पूरा देश सन्न है। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया
कि उन्होंने सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। ठीक, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसद के जिस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस सांसदों की जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं, यह वही तस्वीर है। इस तस्वीर में गिनकर आपको तस्वीर पूरी दिखाते हैं, देखिए उस वक्त हुआ। उस तस्वीर में गिनकर 6 महिला सांसद हैं। जिस वक्त स्पीकर की चेयर पर सुधराएं आई थी और उस वक्त वो चेयर दिख रही जहां पीएम बैठते हैं और उसके पास 6 सांसद हैं। राहुल गांधी को लोकसभा में ना बोलने देने को लेकर के सरकार के खिलाफ वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी दौरान वे वेल से होते हुए ट्रेजरी बेंच तक पहुंच गई थी, जो संसद में विरोध प्रदर्शन के दौरान आम बात है। विपक्षी सांसद कई बार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पहुंच जाते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस तस्वीर में कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने वाले कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं। संसद के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी स्पीकर ने विरोध करने वाले सांसदों का हवाला देकर यह कहा हो कि प्रधानमंत्री के साथ किसी भी तरह की अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, अनप्रेसिडेंटेड, जबकि सदन के अंदर अपनी मांगों को लेकर या फिर सरकार के किसी फैसलों के खिलाफ कई बार, इससे भी ज्यादा बार विरोध प्रदर्शन हमने देखा है। वेल में हमने प्रदर्शन देखा है, लेकिन इस तरह की बात कभी भी स्पीकर की ओर से कही नहीं गई। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने ओम बिरला के इस बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि अगर कुछ महिला सांसद ट्रेजरी बेंच के सामने जाकर खड़ी हो भी गई तो इसमें दिक्कत क्या है। स्पीकर का यह कहना कि पीएम मोदी के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, यह सरासर झूठ है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अब स्पीकर के पीछे छिप रहे हैं। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. But if you're going to allow your members to stand and quote books and talk nonsense, then this side, the opposition benches are going to protest. And I'm sorry, but the Prime Minister is now hiding behind the Speaker. They are making the Speaker say all this. Because yesterday he did not have the guts to come in the House. What? Because 3 women were standing in front of his bench? What nonsense is this? यानी इस तस्वीर को लेकर स्पीकर की ओर से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो शायद ही किसी के गले उतरे, मगर स्पीकर से कई कदम आगे तो बीजेपी के सांसद निकल गए। बीजेपी के कई सांसदों ने इस घटना को मारपीट से जोड़ दिया। बीजेपी के सांसदों की माने तो कांग्रेस के ये तमाम सांसद मारपीट तक करने पर उतारू हो गए थे। कांग्रेस और उनके एलाइज के लोग, मैक्सिमम कांग्रेस के लोग ही थे, एलाइज तो अपनी जगह खड़े थे, और ये आ करके वेल के बाद प्रधानमंत्री के कुर्सी तक, कुर्सी के बाद 3 रो पीछे तक, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। हमने आज तक बहुत ज्यादा देखा तो वेल में लोग सीढ़ी पे खड़े हो जाते थे, लेकिन आज 3 रो पीछे तक आना और पूरा इस तरह से इशारा करके जिससे लगा कि वो किसी को मारने पीटने आए हैं। क्या झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे? झगड़ा नहीं, मारपीट करने के लिए। पूरा विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी,
हार के कारण इतने खिसिया गए हैं कि संसद को सड़क बनाना चाहते हैं। ये तो भगवान की कृपा है, अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री उस समय तक आ नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह से महिलाओं को आगे करके कदाचार किया गया, इसकी निंदा होनी चाहिए। और मैं तो माननीय लोकसभा अध्यक्ष से कहूँगा कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल का दिन संसदीय प्रणाली के लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। जिस तरह से विपक्ष के महिला सांसदों को आगे करके माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाना, ये काफ़ी निंदनीय है। वो तैयारी तो साफ साफ दिख ही रही थी ना कि they could have done anything at that time. They were in that mood basically. It's really bad. It's disgusting. मैं वही तो कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिस्गस्टिंग आचरण हो नहीं सकता। ये कितनी गैर जिम्मेदार और कितनी बेहुदा हरकत है ये। इसके लिए कांग्रेस की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। असल में इसे ही कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अब तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि ये लोग पीएम मोदी के साथ कोई अप्रत्याशित घटना को अंजाम देने आए थे। अब जिस वजह से पीएम मोदी कल लोकसभा में बोले ही नहीं, मगर कड़ी दर कड़ी जोड़ेंगे तो इसकी सच्चाई आप कुछ और ही पाएंगे, कुछ और ही निकल करके आ रही है। इसे ऐसे समझिए, पीएम मोदी कल शाम 5 बजे लोकसभा में बोलना था। अब नियम के मुताबिक जब सदन के नेता यानी कि पीएम और नेता प्रतिपक्ष एलओपी बोलना होता है उनको, तो इस दौरान अध्यक्ष की कुर्सी पर खुद स्पीकर आते हैं, स्पीकर बैठते हैं। लेकिन कल शाम 5 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन था? सभापति संध्या राय बैठी थी। सभापति संध्या राय के बैठने के बाद कांग्रेस के सांसदों ने सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। अब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस सांसदों की माने तो वो उस जगह पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विरोध करने पहुंची थी, क्योंकि एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, उन्हें किताब कोट नहीं करने दी जा रही, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद निशिकांत दुबे खुद पहुंचते हैं, एक के बाद एक किताबें लेकर के और किताबों का हवाला दे रहे हैं। उनके लिए सब अलाउड, और गांधी परिवार को लेकर अमर्यादित बयान वो लगातार दे रहे थे, अंदर दे रहे थे। जिस तरह से हम 3-4 दिन से देख रहे हैं, एक खेल चल रहा है कि विरोधी पक्ष के लिए अलग एक चीज हो रही है और सत्ता पक्ष के लिए अलग चीज हो रही है। जबकि हम जितनी संसदीय लोकशाही सीखे हैं, लोकशाही में विरोधी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष दोनों का जो है महत्व बराबर का है। अपेक्षा यही करते हैं कि विरोधी पक्ष के लिए आप एक कानून लाते हैं, आप एक रूलिंग देते हो कि मैगजीन नहीं चलेगा, किताब नहीं चलेगी, ऑथराइज करना पड़ेगा। फिर निशिकांत दुबे जब खड़े होते हैं, उनका माइक हमेशा चलता है, विरोधी पक्ष नेता का माइक बंद होता है, बार बार बंद किया जाता है। तो हमने यही सवाल पूछे कि इस तरह से जो होता है सभापति जी, ये सही नहीं है। और हमने उनसे ये भी कहा कि उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। बार बार आपने उनको जब दिया था क्या बात करेंगे, उन्होंने कहा हमने बात नहीं करने को। फिर वो कैसा खड़े रहते, कैसा उनका माइक चालू होता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको 4 बजे बुला के हम बात करेंगे। 4 बजे हम लोग आए, कोई इसका सोल्यूशन नहीं किया, बोले 5 बजे तक होगा, कुछ नहीं किया। हम जाके वहां पे खड़े हो गए। हमने यही कहा कि लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए। जिस तरह से नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में आप अश्लील बातें करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बात की, उनका हम निषेध करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होने देनी चाहिए, ये हमारा कहना था। लेकिन हमको देख के वो भाग गए। साफ है, पीएम मोदी कल लोकसभा में कुछ बोलने जो बोलने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वो नहीं बोले, कांग्रेस के मुताबिक वो पूरी तरह से ही गलत है। हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन की वजह से किसी प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में जवाब ना देना, यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अपना भाषण नहीं दे पाए थे। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी और उनके सांसदों के हंगामे की वजह से तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण यानी कि जवाब नहीं दे पाए थे।
ये उस वक्त की तस्वीर थी। और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं आपकी सुरक्षा से जुड़ी। बीते हफ्ते से आपने अपने आसपास या आपके फोन में रील्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए एक खबर पड़ी होगी, देखा होगा कि दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं। यह खबर लगातार आ रही है। आज हमने ठाना न्यूज़ 24 इस खबर से पर्दा उठाने जा रहा है कि आखिर कैसे दिल्ली की राजधानी के बीचों बीच ये लोग लापता हो रहे हैं। ये पूरी खबर है क्या, कैसे दिन दहाड़े मासूमों, बच्चियों और यहां तक कि बुजुर्गों के गायब होने की खबरें आ रही हैं। और जो आंकड़े सामने आए वो जाहिर सी बात है बेहद डराने वाले हैं। जनवरी महीने में दिल्ली से कुल मिलाकर 1692 लोग गायब हुए हैं। हर रोज का आंकड़ा हम आपको बताएं तो 54 लोग हर रोज लापता हो रहे हैं। यानी दिल्ली में हर 2 घंटे में एवरेज 2 लोग लापता हुए। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि साहब ये दिल्ली है या लापतागंज? और ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि खुद पुलिस के आंकड़े हैं जो हमने जिपनेट के जरिए जुटाए हैं। जिपनेट क्या? जिपनेट पुलिस का इंटरस्टेट क्राइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के दिल्ली से जनवरी महीने में 1692 लोग लापता हुए। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या है, लगातार हमने आपको बताया कि कैसे इस बार 1692 लोग सिर्फ जनवरी महीने में ये लोगों के लापता होने की संख्या है जो कि सामने आई है। वो कौन है ये भी आपको जानना जरूरी है। जो लोग दिल्ली में लापता हुए हैं उनमें महिलाएं, लड़कियों की संख्या 2/3 से ज्यादा है। 1692 में से 2/3 महिलाएं और लड़कियां। 1 से 15 जनवरी के बीच कुल 807 लोगों के लापता होने के मामले सामने आए। हमने इन्वेस्टिगेट किया, इनमें 509 महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं, जबकि 298 पुरुष है जो कि इस लापता सूची में दर्ज हुए हैं। अब चिंताजनक बात यह है कि लापता लोगों में 191 नाबालिग हैं, वहीं 616 वयस्कों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सोचिए, कोई बच्चा घर से निकले और फिर वापस ही ना आए, कोई बेटी कॉलेज के लिए निकले, घर पर वापस ना पहुंचे, बुजुर्ग घर से निकला सैर करने के लिए, वॉक के लिए, और वो वापस ही नहीं आए। दिल्ली के ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो दिल्ली में इस तरीके का दंश झेल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हाथों में जवान बेटी की फोटो लिए खड़ी महिला का नाम रीता देवी। रीता बीते 1 हफ्ते से अपनी 18 साल की बेटी पूजा की तलाश में जुटी। 4 दिन हो ही गया, मैं दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। और रीता देवी जैसी ही कहानी दिल्ली के सैकड़ों परिवारों की है, जो अपनों के तलाश में दर दर भटक रहे हैं और कुछ पता नहीं चल रहा। उनके चहेतों को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर कैसे साल के पहले महीने में 1600 से ज्यादा लोग गायब हो गए? यह समय देश के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री है और जवाब एकदम शून्य। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर सड़क पर कैमरे, हर मोड़ पर पुलिस है, वहां लोग ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यह सिर्फ लापता होने की कहानी नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो हर फाइल में नंबर जोड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब घर घर में डर बढ़ा रहा है और जिनके परिजन दिल्ली के बाहर रहते हैं उनके मन में भी चिंता बढ़ रही है। आज की ये कहानी किसी एक नाम से शुरू नहीं होती, ये एक शहर की सबसे बड़ी मिस्ट्री है और इसी रहस्य का सामना करने वाले लोगों से न्यूज़ 24 की टीम ने मुलाकात की। सबसे पहले हम दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में पहुंचे, जहां रंजीत और उनकी पत्नी अपनी बेटी की तलाश में जुटी। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली पूजा बीते 1 हफ्ते से लापता है। शनिवार के दिन से न पता है। स्कूल गई, बोल के गई कि स्कूल में जा रही हूँ सब अपना सहेली के साथ, वहाँ पर फैशन है कि क्या है पता ना। अब मैं चली गई थी काम पे, अब 12 बजे घर से वो गई।
कौन सी जब क्लास मैं में? थी घर में तब वो थी घर में। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 12 क्लास में। 12वीं क्लास हाँ में। जी। कुछ फंक्शन वगैरह भी था स्कूल ड्रेस के अलावा, वो जो है साड़ी पहनी गई? साड़ी पहन गई, साड़ी पहन के। अच्छा। बच्चे बता रहे हमारे घर में, मैं जब आई तो बोले कि दीदी साड़ी पहन के गई। अच्छा ये बताइए, कई दिन बीत चुके हैं तो पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हो और आप क्या चाहते हैं अभी? मैं चाहती हूँ कि मेरे लड़की मिल जाए। पुलिस क्या कह रही है? अब पुलिस कह रहे हैं हाँ हम ढूंढेंगे, देंगे। कितने दिन हो गए पूरे मामले में? अब 4 दिन हो ही गया। और भी मैं दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, दौड़ रहे, हम भी दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? अब मैं क्या काम करती हूँ, मैं तो कोठी में जाकर झाड़ू बर्तन करती हूँ। सोचिए, बेटी स्कूल गई और वापस नहीं लौटी। आज यही डर हर माता पिता के जहन में घर कर रहा है। लेकिन दिल्ली से गायब हो रहे लोगों की संख्या बढ़ रही, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाबालिग या महिलाएं ही गायब हो रही। दिल्ली के द्वारका इलाके में रहने वाली 59 साल की सायरा बेगम के रहस्यमय ढंग से गायब होने की गुत्थी भी अनसुलझी। ये एक दिन अचानक घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं लौटी। मेरी बीवी 28 तारीख से लापता है और मैं शहरों ढूंढ चुका। मैं भी, मेरे 4 बच्चे, मेरे 2 मिलके जो बच्चों को मिलने वाले 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी हर रोज रात को पूरी दिल्ली ढूंढते हैं। कोई पुलिस ने कोई मदद नहीं करी हमारी और हम बहुत परेशान है, दुखी है कि बस सारी जितने भी जाके एनसीआर है, एनसीआर से बाहर तक पोस्टर लगवा दी हमने सारे, और बहुत दूर दूर तक ढूंढ ली और ये पता नहीं हमें कहाँ नहीं गई। सुबह वॉक पे गई थी घर से, डेली जाती है डेली घूमने के लिए, तो पता नहीं क्या उसको हवा लगी, इसके दिमाग में क्या ऑपरेशन आया या वो जादू होया, क्या होया। हम परेशान हैं, बहुत परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, सारे पड़ोसी परेशान है। 28 जनवरी 2026 से वो घर से निकली वॉक के लिए और उसके बाद वो घर ही नहीं है अब तक। आज 8-9 दिन हो गए, कोई ऐसा पता नहीं है, कहीं पता नहीं लग पा रहा कहाँ गई है कहाँ नहीं गई, कुछ भी नहीं है। उनका फोन घर पे है और कैमरे में उनको देखा और डीपी की तरफ नजर आई है। उसके बाद वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई उनका कोई ऐसा पता नहीं। सायरा बेगम के रिश्तेदारों परिचितों को तलाशने के बाद भी जब कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने पोस्टर जारी कर आम लोगों से मदद की गुहार लगाई। किसी भी तरह की पुख्ता जानकारी देने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। सवाल इस बात पर भी उठता है कि जिस तरीके से बच्चे लगातार गायब हो रहे हैं, दिल्ली में दावा किया जा रहा है कि तमाम सीसीटीवी से लेकर के तमाम इलाकों में जो है वो मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है और दिल्ली पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस मानी जाती है कि किसी भी मामले में दिल्ली पुलिस जो है वो बहुत टाइट एक्शन लेती है, लेकिन इस मामले में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो फेल होती दिखाई दे रही है। जस्ट इमेजिन कितना खतरनाक है कि घर से कोई निकला वापस ही नहीं आया, भले बच्चा हो भले बुजुर्ग को। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी साल की शुरुआत में दिल्ली से लोग लापता हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। आपको आंकड़े दिखाते हैं और आपको ये समझाते हैं कि दिल्ली में यही हाल सालों से लगातार है और सिस्टम और पुलिस तंत्र इसको लेकर के तो हर बार यही है कि सपोज नियति मान बैठा है कि होता है जी, हर साल होता है। 2016 में 23,409 लोग लापता हुए हैं, 17 आया 22,887, 18 में 23,000, 19 में आंकड़ा 24,000 के पार, 2020 में कोरोना था तो आंकड़ा 17,000 के करीब, 2021 में फिर से गायब या लापता की संख्या 21,000 के पार हो गई, 22 में 23,000, 2023 में 24,000 और 24 में 24,000 और 25 में 24,500। हर साल एवरेज लगाया जाए तो 23,500 लोग दिल्ली से गायब हो रहे हैं, गुम हो रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग बस लापता ही हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस उन्हें ट्रेस भी कर रही। बीते 10 साल में दिल्ली से 2,32,737 लोग लापता हुए, 2,32,000, जिनमें से 1,33,000 महिलाएं और 99,600 पुरुष। 10 साल में जो 2,32,000 लोग गायब हुए, उनमें से 1,80,000 लोगों को ट्रेस किया गया। और ताजा मामलों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने आज इसके ऊपर बयान भी जारी किया। हालांकि इतनी दिनों से दिल्ली पुलिस चुप थी। इस संबंध में सभी जिलों में डेडिकेटेड मिसिंग पर्सन स्क्वाड्स एवं क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट कार्यरत है, ताकि इस विषय में केंद्रित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में बच्चों के लापता होने अथवा अपहरण
के मामलों में किसी भी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई है। हम आपसे ये अपील करते हैं कि इस संबंध में फैल रही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध उचित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। और जब दिल्ली से गुम या लापता होने की खबर सोशल मीडिया से लेकर के गली गली पहुंची, हर एक की जुबान तक पहुंची, तो आज संसद में भी यह मुद्दा उठा। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने दिल्ली से लोगों के गायब या लापता होने पर सवाल खड़े किए। सदन में ऐसा विषय उठाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सभी के दिल दहल जाएंगे और शायद आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये सच है। सभापति महोदय, मैं दिल्ली में और देश में जो बच्चों की उठाईगिरी हो रही है, जो चोरी हो रही है, उसके बारे में सदन को एक बार बातों को रखना चाहता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन सर, दिल्ली पुलिस ने आरटीआई के एक डेटा में इन्फॉर्म किया कि 2024 में लगभग 6000 बच्चों मिसिंग हो गए, उनकी उठाईगिरी हो गई या किसी भी तरीके से वो मिसिंग हो गए। ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये सिर्फ 2024 की बात नहीं है, आप साल दर साल देखते जाएंगे तो 6000, 7000 बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, और इसके पीछे कौन से गैंग काम कर रहे हैं, क्या कारण है, अभी तक दिल्ली की पुलिस, यहाँ के अधिकारी ये पता करने में नाकाम रहे, जो सीधे मोदी जी की सरकार के अंडर में आते हैं। तो एक गंभीर विषय है। जब देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी हिस्सों की आप सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे, और इसके बारे में सरकार को जवाब देना चाहिए। पुलिस की भी एक सीमा है जहां तक करने की, लेकिन जो मुझे लगता है मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में भी घटनाएं लगातार आती रहती हैं, और कुछ लड़कियां शादी के बहाने लोग फुसला कर ले जाते हैं, फिर वापस लौटती हैं। और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट तो करा देते हैं, जब बच्चा या कोई आगे लौट जाता है तो थाने में जाकर उसको कंप्लेंट को कैंसिल नहीं कराते, इसलिए भी उसकी संख्या जो है कंप्लेंट की ज्यादा रहती है। आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, नमस्कार।